फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कि आपको प्लानिंग करनी है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, या फिर आपको कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ कर रहे हो, किस तरीके का स्ट्रक्चर चूज़ कर रहे हो, उसको आपको अब डिसीज़न लेना है। तो देखिए, ये जो डिसीज़न है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हालांकि इन सब का अलग अलग आपने चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है, इस चीज़ को आगे बता रखा है। इस चैप्टर में जितना है उसको हम थोड़ा जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है कि जहाँ पर आप ऋण पूंजी के स्वामी पूंजी की अपेक्षा ऋण पूंजी के आधार पर व्यापार कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपने संस्था के जो ओनर्स हैं उन्होंने अपना पैसा कम लगाया है एंड दे आर यूजिंग डेट, दे आर टोटली तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक डिपेंडेंट हैं डेट्स पर। ऋण पूंजी के आधार पर आप व्यापार कर रहे हो, इसी को आप समता पर व्यापार कहते हैं, यानी कि दैट मीन्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से आप जानते हो। अब वो जो डेफिनेशन गेस्टनबर्ग कहता है कि जब एक व्यक्ति अथवा निगम, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई कॉरपोरेट है, स्वामित्व पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी लेकर अपने नियमित व्यापार का संचालन करता है, तो उसे समता पर व्यापार कहा जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो भी बिजनेस होता है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही होता है, क्योंकि हम बिजनेस करने के लिए ना सिर्फ अपना बल्कि हम बाहर से भी पैसा लेते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथ चल सके। ठीक है, अब इसका एक चार्ट बता रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर का, पूंजी संरचना का चार्ट, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने हैं। पहले इन्वेस्टमेंट, फिर फाइनेंस, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 तरह के डिसीजन आ गए, डेब्ट इक्विटी मिक्स या फिर फाइनेंशियल लीवरेज, और यहाँ पर आ गए आपके सेकंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपका डेट इक्विटी मिक्स है या फाइनेंशियल लीवरेज है, उसमें आपके 2 और आ जाएंगे, इफेक्ट ऑन ईपीएस की, इसका इफेक्ट क्या रहेगा अर्निंग पर शेयर पे, और इफेक्ट ऑन रिस्क कितना रहेगा। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन रिस्क कैसे देखोगे आप, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, ये है आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसका आपने जो लोन लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट लिया है, फाइनेंस करा है, उसका इफेक्ट कितना पड़ा है कैपिटल पर, कैपिटल की कॉस्ट कितनी है, इफेक्ट क्या है, और फिर लास्ट में कि फर्म की वैल्यू क्या है। अब तो ये है आपका चार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का। अगर कोई संस्था, यदि किसी संस्था के प्रबंधकों को इस बात का अगर कोई विश्वास हो जाता है कि संस्था ऋण पूंजी पर चुकाए जाने वाले ब्याज की तुलना में उससे अधिक आय अर्जन कर रही है, अब देखिए अर्जन कर रही है, पर ये कन्फर्म जो मैनेजर हैं, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट है, उसको इस चीज़ का ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि जितनी कॉस्ट है ऋण पूंजी की, उससे ज़्यादा हम अर्निंग कर रहे हैं, अधिक आय अर्जित कर रहे हैं, तो कन्फर्म, तो निश्चित रूप से ऋण लेकर व्यापार करने की नीति अपनाई जानी चाहिए। कारण क्या है कि हमको कॉस्ट तो कम पड़ रही है और हम अर्न ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट है संस्था के लिए। तो अगर आपकी कॉस्ट कम है और आप अर्निंग ज़्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपको ऋण लेना चाहिए। और इस नीति को अपनाने से क्या होता है कि समतांशधारियों की आय को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब वो कैसे बढ़ाओगे आप, समता पर जो व्यापार की नीति है तभी अपनाई जा सकती है जब कंपनी को आय की स्थिरता और निश्चितता का विश्वास हो कि इतना कंपनी अर्न कर लेगी, उसको कंफर्म है, स्थिर है और निश्चित है। और क्योंकि समता पर व्यापार मुख्यतः आय की स्थिरता एवं निश्चितता की परिसीमाओं से बंधा हुआ है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि समता अंशदानियों की आय को बढ़ाया जा सकता है कैसे, कि देखिए कॉस्ट पेमेंट सारा कर दिया उसने, जितना भी लोन लिया था उसको पेमेंट करने के लिए, अब उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है वो दैट मीन्स अब किसको मिलेगा, समता अंशधारियों को। तो इसीलिए आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जब यूज़ करते हो तो उस टाइम अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप अपना लोन ऋण पूंजी ले सकते हो।
अब इसमें बता रखा है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है उसके भी दो टाइप्स हैं, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी और ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। थिन इक्विटी में क्या क्या होता है कि जब संस्था के कुल पूंजीकरण टोटल कैपिटलाइजेशन में साधारण अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी और आपके जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अपेक्षा कम है। इक्विटी शेयर कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो कम है कंपैरेटिव टू आपकी जो ऋण पूंजी है और आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो उस स्थिति को आप अल्प या न्यून समता पर व्यापार कहते हैं। जबकि दूसरी साइड थिक इक्विटी की जब संस्था के कुल पूंजीकरण में साधारण अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी या पूर्वाधिकार अंश पूंजी की अपेक्षा अधिक है। दैट मीन्स यू आर कंपनी के जो ओनर हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, खुद का स्वयं का पैसा लगा रहे हैं, वो बाहर से पैसा नहीं लेना चाह रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। लगा तो रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही है, आप बाहर से भी पैसा ले रहे हो और खुद का भी लगा रहे हो, पर कितना बाहर से ले रहे हो और कितना खुद का लगा रहे हो, दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है। फिर प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में सेकंड था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बाद में कैपिटल गियरिंग, पूंजी दंतीकरण या मिलान। अब कैपिटल गियरिंग को हम किस तरह से समझाते हैं कि एक संस्था है और उसकी पूंजी संरचना को आपको सिस्टमेटिक करना है और उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको भी मजबूत रखने के लिए आपको कैपिटल गियरिंग का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गियरिंग की गणना एक रेशो के रूप में की जा सकती है। अब रेशो कैसे है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या स्थिर लागत वाली पूंजी के मध्य संबंध आपको ज्ञात करना है, व्यक्त करना है। और स्थिर लागत वाली पूंजी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन से प्राप्त पूंजी को शामिल आप कर लोगे स्थिर लागत में। ठीक है। पूंजी दंतीकरण यानी कि कैपिटल गियरिंग का प्रयोग किसी कंपनी की साधारण अंश पूंजी एवं स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों के मध्य रेशो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर दे रखा है हाईली गियर्ड, लो गियर्ड। ठीक है, दो तरीके दे रखी है। अब गियरिंग को इस तरह से समझाते हैं कि सपोज जैसे आप कार चलाते हो, गाड़ी चलाते हो या कोई आप टू व्हीलर चलाते हो, तो आप क्या एक चीज़ को बैलेंस करोगे, आपको कितनी फोर्स लगानी है उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस गाड़ी को चलाने के लिए, वो गियर की पावर पर डिपेंड करता है कि जब आप गियर लगाते हो, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो वो डिपेंड करती है कार की स्पीड को, वो इनहांस करती है कार की स्पीड को कि फर्स्ट गियर के लिए आपको इतनी पावर की ज़रूरत है, इतनी रेस नहीं देनी है या इन सो ऑन। ठीक है। तो गियरिंग मतलब कितनी आपको फोर्स लगानी है अपने बिजनेस को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, दैट इज कैपिटल गियरिंग। अब दो तरह के बता रखिए, हाईली एंड हाई गियरिंग एंड लो गियरिंग। तो जब किसी कंपनी की पूंजी में साधारण अंश पूंजी और स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों की तुलना में कम है, अगर कंपनी की साधारण अंश पूंजी शेयर कैपिटल जो है सिक्योरिटीज़ के रूप में स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों की तुलना में कम है, तो उसे हाई गियर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज एक संस्था की कुल पूंजी 1 लाख है, जिसमें साधारण अंश 25,000, पूर्वाधिकार अंश 25,000 और 50,000 के डिबेंचर्स हैं। तो यह दंतीकरण अनुपात क्या है, 25,000 इज प्रोपोर्शन। ठीक है, दे रखा है उसका, और इन सबको उसने ऐड कर दिया, मतलब उसने इक्विटी को अलग कर दिया 25,000 और रिलेशन किसके साथ निकाल रहा है, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस के साथ में। तो अनुपात कितना हो गया, 1:3। यह हाई गियर्ड की सिचुएशन है। ठीक है, 1:3 की आप बाहर से पैसा, यू आर टेकिंग 3 times मोर, आप 3 गुना ज़्यादा पैसा ले रहे हो बाहर से। ठीक है। निम्न दंतीकरण, जब इसी की तरह इसका रिवर्स हो जाएगा कि लो गियरिंग का मतलब है कि स्थिति में साधारण अंश पूंजी का अनुपात स्थायी लागत प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक है। जब आप बाहर से पैसा ले रहे हो, ठीक है, 75,000 लिया, तो इसका मतलब हाई गियर्ड है। अगर ये 1 आ गया दैट मीन्स लो गियर्ड है, और अगर ये डबल हो जाता है दैट मीन्स आपका लो गियर्ड है, और अगर ये कम रहता तो हाई गियर्ड है।
हाई गियर्ड दैट मीन्स आपने बाहर से पैसा लिया है और अपना पैसा कम लगाया है, जबकि लो गियरिंग में अपना पैसा आप ज़्यादा लगा रहे हो, साधारण अंश पूंजी का अनुपात आप ज़्यादा है, जबकि आप बाहर से पैसा कम ले रहे हो, तो ये डबल हो गया और ये सिंगल रह गया, 1 रह गया, तो ये आपका है हाई गियर्ड और लो गियर्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट है थर्ड पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पूंजी की संरचना में पूंजी की लागत का देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्यों? क्योंकि हम जब कैपिटल को जुटा रहे हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट भी हो गई, हमको को पे भी करना पड़ेगा उस कैपिटल को यूटिलाइज करने के लिए, तो कॉस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। अतः विभिन्न सिक्योरिटीज से धन एकत्रित करते समय पूंजी की लागत को ध्यान में रखना चाहिए। जब अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन करना है, आपको एक्स्ट्रा कैपिटल जुटानी है, रेज करनी है, तो उस समय ये समस्या स्पेशली राइज हो जाती है कि जो हम एक्स्ट्रा जो कैपिटल है वो किस साधन से जुटाएं, साधारण अंशों से या पूर्वाधिकार अंशों से, या हम डिबेंचर से लें, या तो बाहर से लोन लें, या हम इक्विटी शेयर होल्डर से कहें कि और आप पैसा लगाइए, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो हमारे शेयर होल्डर बने हैं उनसे पैसा मंगाना चाहें। तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह उत्पन्न होती है कि यदि एक से अधिक साधन से पूंजी प्राप्त करनी है तो विभिन्न साधनों का मिक्स कैसे करोगे। दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न साधनों से पूंजी जुटाने में जोखिम भी रहता है, आय भी रहेगा और नियंत्रण को भी ध्यान में रखना है, परंतु पूंजी की लागत को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि पूंजी की लागत व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता पर सीधा प्रभाव डालती है। ठीक है, कैसे? अगर आपने जो कैपिटल रेज करी, जुटाई है, अगर उसको पे करने के लिए आप जो कमा रहे हो सारा का सारा उसको पे करने में ही जा रहा है, तो आपकी जो लाभ अर्जन शक्ति है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जितना कमा रहे हो सारा उसकी कॉस्ट इतनी है कैपिटल को अर्न करने के लिए, लेने के लिए, तो आपका सारा का सारा तो वहीं पैसा खर्च हो जाता है। अब आप किसको बांटोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना ही आपके पास बहुत पैसा बचता है कि आप अपनी इक्विटी को या आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सको। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है प्रबंधकों को कि व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करते समय व्यवसाय की आय पर पूंजी की लागत का अनावश्यक भार ना पड़े, कि आपने जो ऑप्शन चुना है कैपिटल जुटाने के लिए उसकी जो लागत है, पूंजी की लागत का बिजनेस के ऊपर भार नहीं पड़े कि आपने जो साधन जुटाया उसकी कॉस्ट ही बहुत बढ़ गई कि आप उसको पे करने में आपको दिक्कत हो रही है। फर्म के प्रबंध को ऑप्टिमल पूंजी ढांचे का निर्माण करते समय पूंजी की लागत को ऐसा चुनना चाहिए हमको कि पूंजी की लागत न्यूनतम हो और फर्म के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के इंडिफरेंस पॉइंट द्वारा ऋण समता के उचित मिश्रण का आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपके ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर।